हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम है फिर से नई वीडियो में। तो आज की वीडियो हम लोग जानेंगे चैप्टर 3 है ना, सोशल साइंस चैप्टर 3 स्थल रूप एवं जीवन, अध्याय 3 स्थल रूप एवं जीवन। स्थल रूप जैसे कि आप आसपास के इलाके में देखते होंगे स्थल के कई रूप हैं, है ना। कहीं पर आप पहाड़ देखते हैं, कहीं पर आप मैदान देखते हैं, कहीं पर पठारी क्षेत्र का मतलब है कहीं से उठा हुआ सपाट भूमि देखते हैं, है ना। कहीं पे नदी देखते हैं, है ना। तो नदियों के किनारे बहुत सारे मिट्टी का प्रकार भी देखते हैं। तो स्थल का रूप अलग है, कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, और वहां पर जो जीवन कैसे जीता है, वहां पर जीवन कैसे संभव है, पहाड़ पर जीवन कैसे संभव है, मैदान में जीवन कैसे संभव है, मरुस्थल में जीवन कैसे संभव है, जहाँ पर सिर्फ रेगिस्तान है, सिर्फ बालू ही बालू, वहां पर जीवन कैसे संभव है। पहाड़ में जहाँ पर दिन प्रतिदिन घटनाएं घटती रहती है, घटनाएं का मतलब कभी अधिक वर्षा हो गई, एक भूस्खलन हो गया, बाढ़ आ गया। तो इसका जो चुनौती है, ये जो चुनौती आप देखते हैं, इन चुनौतियों के बावजूद भी वहाँ के लोग, वहाँ के जीव जंतु वहाँ निवास करना पसंद करते हैं और वहीं रहते हैं। तो स्थल रूप एवं जीवन का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के भार से मुक्त, अनेक प्रकार की ऊंचाइयों, ढलानों और विशाल समतल भूमि से युक्त, मनुष्य के भार से मुक्त, जो मनुष्य के भार से मुक्त है, अनेक प्रकार की ऊंचाई है ना, ढलान है, और क्या है, विशाल समतल भूमि से युक्त, अनेक प्रकार की शक्तियों से संपन्न। इसमें पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों के आधार प्रदान करती हुई यही भूमि ना पेड़ पौधों का आधार प्रदान करती है, ये आधार प्रदान करती है। सभी के लिए विस्तार को प्राप्त हो और तथा अपनी संपन्नता को प्रदर्शित करे। पृथ्वी मेरी माता है तथा मैं उसकी संतान। अथर्ववेद में भूमि सुक्त पृथ्वी के लिए एक स्रोत है, जहाँ पे पृथ्वी की बात करता है अथर्ववेद। ठीक है, यहाँ पे सारी चीजें मिलती है। देखिए, ये देख रहे हैं, बड़ा सा पर्वत है और उसी के नीचे समतल, उसी पर्वत से नदी निकली होगी, और नदी के पानी के किनारे किनारे बहते हुए यहाँ उसी के किनारे किनारे क्या है, पेड़ पौधे बड़े हुए, है ना। कई प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाएगी। और जहाँ पर पानी है वहाँ पर अब धीरे धीरे क्या है, जीव जंतु आना प्रारंभ करेंगे पानी पीने के लिए और शिकारी शिकार करने के लिए। अब महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम लोग का जिक्र पहले कर ले ताकि हमारे दिमाग में रहे। चैप्टर स्टार्ट होने से पहले ये प्रश्न हमें ध्यान में रखना है कि हम ये अध्याय को क्यों पढ़ रहे हैं। स्थल रूपों के प्रमुख प्रकार कौन से हैं, जीवन, जो जीवन है तथा संस्कृति के लिए इनका क्या महत्व है। स्थल रूप का जो आप है देखते हैं, कहीं पर पठार है, कहीं पर ढलान है, तो ये हमारे जीवन के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, कैसे महत्वपूर्ण है, संस्कृति के लिए कैसे महत्व है, संस्कृति के लिए क्या है, ये दिखाता है। तो स्थल रूप में आप देखते हैं, अगर कश्मीर जाइएगा तो वहाँ का कुछ अलग आपको माहौल मिलेगा, झारखंड में आप आओगे तो कुछ अलग माहौल मिलेगा, बिहार जाओगे जहाँ पर मैदानी इलाका है वहाँ पर जाओगे तो कुछ अलग। क्यों? क्योंकि यहाँ पर झारखंड में ये पठारी क्षेत्र है, और वही आप बिहार जाओगे तो मैदानी क्षेत्र है, और आप जम्मू कश्मीर जाओगे तो वहाँ का पर्वतीय क्षेत्र, और वो भी कैसा, हिमालय, हिम से भरा हुआ। वहाँ भी पहाड़ है ना, वहाँ भी पर्वत है, लेकिन क्या है, वो हिम से भरा हुआ है, बर्फ से भरा हुआ है, लेकिन फिर भी वहाँ लोग जीते हैं। तो उसकी जो जीवन शैली है, उसकी जो संस्कृति है अलग है। यहाँ झारखंड की जो संस्कृति है वो अलग है, और आपका बिहार की जो संस्कृति है थोड़ा सा अलग है। लेकिन हम अभी सिर्फ यहाँ संस्कृति की बात हो रही है, तो संस्कृति मिलता जुलता है, क्योंकि आसपास का जो होता है प्रभावित क्षेत्र होता है, उस तरह से हम लोग भी प्रभावित होते हैं आसपास के एनवायरमेंट से। दूसरा है कि प्रत्येक स्थल रूप के साथ संबंधित जीवन की क्या चुनौतियाँ और अवसर हैं। जब हम स्थल रूप में आते हैं, अगर हम पठारी क्षेत्र में आते हैं तो क्या चुनौती होती है ना। और जैसे जैसे हम लोग क्या है कि नीचे और मैदानी इलाके में आते हैं तब हम लोग को क्या चुनौती का सामना करना पड़ता है, जब हम पठारी क्षेत्र में जाते हैं तब कौन सी चुनौती का सामना करना पड़ता है। इन सभी चीज़ों को जानने का एक बेहतरीन अवसर आपके पास है, अगर आप इस चैप्टर में, अध्याय में आप शांतिपूर्वक रुकते हैं और इसका अध्ययन करते हैं तो। ठीक है, सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन यानी परिचय से स्टार्ट करेंगे। अन्य स्तनधारी, स्तनधारी का मतलब क्या है अन्य स्तनधारी, जो अन्य स्तनधारी हैं, मनुष्य को छोड़कर बाकी जो अन्य स्तनधारी हैं, उसका जो है जीवों के समान, उन जीवों के समान जो है मानव भी पृथ्वी पर निवास करता है। मतलब अन्य स्तनधारी जीव जो है, जैसे कि आप देखते हैं हाथी है ना, हाथी है, बैल है, गाय है, हिरन है, शेर है, जिराफ है, ये सारे जीव हैं, जो भी स्तनधारी जीव हैं, ये सब निवास करता है। तो उसी प्रकार मानव भी जो है ना पृथ्वी पर ही निवास करता है, वो कोई दूसरे ग्रह पर नहीं है, वो भी किसी पर है, किस पर है, तो पृथ्वी पर ही है। किस पर है? पृथ्वी पर ही है। जैसा कि आपने देखा है, भूमि के अनेक रूप और विशेषताएं हैं। क्या है? भूमि के क्या है? अनेक रूप और विशेषताएं हैं। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में इसका स्वरूप बहुत परिवर्तित होता जाता है। जैसे कि आप वही तो मैंने एग्जांपल लिया शुरू में कि आप जब बिहार में जाते हैं तो वहाँ का आप देखते हैं कुछ अलग माहौल है, बदलता है। बिहार में देखते हैं कि सपाट भूमि है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है,
लेकिन वही जैसे बिहार से अब झारखंड आते हैं तो वहाँ की स्थिति बदल जाती है। आपको पहाड़ मिलता है, पठारी क्षेत्र मिलता है, खदान मिलता है, खनिज संपदा से भरा हुआ है। उसी प्रकार उसी तरह जिस तरह से आप मतलब जिस तरह से आपने बिहार से झारखंड आया, उसी प्रकार से आप बिहार से अगर आप जम्मू कश्मीर जाएंगे तो वहाँ का आपको कुछ अलग मिलेगा, है ना। उसी का एग्जाम्पल यहाँ लिया है, झारखंड का एग्जाम्पल लिया है आपने। देखिए, आप यहाँ ध्यान दीजिए। आप एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जब इनका स्वरूप बहुत अलग हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। मान लीजिए आप झारखंड के छोटा नागपुर के क्षेत्र के सड़क से मतलब सड़क से यात्रा कर रहे हैं, उसके द्वारा यात्रा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पहुंचते हैं, ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से राजमहल की पहाड़ियाँ होते हुए वहाँ सड़क से जो है यात्रा कर रहे हैं और कहाँ पहुँच गए, यूपी पहुँच गए, और यूपी में प्रयागराज पहुँच गए, ठीक है। अब वहाँ पर या फिर उत्तराखंड में आप अल्मोड़ा तक जाते हैं, या फिर आप प्रयागराज जाइए या यूपी से ऊपर हो चले जाइए तो उत्तराखंड आप अल्मोड़ा तक चले जाते हैं। आप यहाँ से यहाँ तक आपने जो दूरी ट्रेवल किया, ये रहा झारखंड, ये पठारी क्षेत्र, ये रहा आपका उत्तराखंड। अब इन दोनों के जो गैप में आपने जो ट्रैवल किया, ये जो दूरी तय की आपने क्या क्या अलग देखा, आपने क्या क्या देखा, क्या ऐसी कैसी प्रकृति द्वारा, जो भी प्रकृति द्वारा, ऐसा नहीं कि बिल्डिंग बना हुआ है सर, है ना, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हुई है, पार्क बना हुआ है, तालाब बना हुआ है, वो चीज़ तो मानव बनाया है। लेकिन जो प्राकृतिक भूमि का परिदृश्य देखते हैं आप, जैसे कि कहीं पर आप देखते हैं कि बहुत बड़ा चट्टान उठा हुआ है ना, और उसके चट्टान के ऊपर एक पेड़ लगा हुआ है, उसी के चट्टान के आस-पड़ोस में जो है कि अब फिर थोड़ा देर आगे आते हैं तो आपको क्या मिलता है कि चट्टान के बीच से पानी गिर रहा है, मतलब कोई नदी है जो चट्टान की वजह से क्या है वो सीधा जो है भूमि पर गिर रही है, बहुत जोर से आवाज़ कल-कल की आवाज़ कर रही है ना। तो इसमें बहुत सारे प्राकृतिक का परिदृश्य आप देखते हैं। जैसे कि आप भी कहीं जाते होंगे, घूमने जाते होंगे या फिर कहीं टूर पे जाते होंगे, तो आप बार-बार आप इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं। आप लोग बोलते हैं कि नहीं, वहाँ जाएँगे, अवलोकन करेंगे, दिखाएँगे। ये घूमने के लिए लोग क्यों जाते हैं कि बहुत सारे प्राकृतिक दृश्य देखेंगे, है ना? किस तरह से जंगल है वहाँ का, किस तरह से वातावरण है, अनुभव करेंगे। यही सोच के जाते हैं बाहर कि बाहर घूमेंगे, वहाँ का परिदृश्य को देखने के बाद हमें सुकून मिलेगी, है ना, शांति मिलेगी, इसी वजह से जाते हैं। तो इसका वजह क्या है? क्या आप एक एनवायरनमेंट में रह के आप थोड़ा बोर हो गए? आप क्या चाहते हैं कि दूसरे एनवायरनमेंट का थोड़ा आनंद लिया जाए, है ना? दूसरे हवा का आनंद लिया जाए। मतलब हवा का मतलब ये नहीं है, जैसे कि आप यहाँ का पेड़-पौधा आप देख रहे हैं, है ना? यहाँ की नदियाँ देख रहे हैं, यहाँ पर जहाँ आप रहते हैं आस-पास के इलाके में, वहाँ आप देख ली। अब मन करता है कि आप किसी ऐसे जगह पे जाएँ और वहाँ का उस वातावरण की जो असली सुख है उसकी अनुभूति करें, या वहाँ का उसके लिए क्या मतलब वहाँ रहने के लिए या जीवित रहने के लिए क्या हमको परेशानी झेलना पड़ेगा। वो सारी चीज़ों को आप तब फ़ील कर पाएँगे जब वहाँ जाएँगे, है ना? अगर वहाँ पर मान लो कि यहाँ से भी बेहतर है वहाँ पे, तो उस चीज़ को बेटर फ़ील करेंगे, हाँ, वहाँ पे गए थे, बहुत अच्छा लगा मुझे, वो चीज़ भूल नहीं पाएँगे, ऐसा आप सोचते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे बोल रहा है कि आप जब है ना, आप जब कहीं बाहर जाते हैं, अल्मोड़ा पहुँचते हैं, इस रास्ते में आप अलग-अलग दृश्यभूमि या लैंडस्केप को देखेंगे, वही है भूमि दृश्यभूमि को देखेंगे। वास्तव में आपको 3 प्रकार के स्थल रूप लैंडफ़ॉर्म दिखाई देंगे, जिनके बारे में हम आगे चलकर अन्वेषण करेंगे। 3 प्रकार के, है ना, कितने प्रकार के? 3 प्रकार के स्थल रूप आप देखेंगे। आइए पता लगाएँ, तो पता लगाएँ आप वही बात जो मैंने बात की अभी थोड़ी देर पहले, वही बात ये बोल रहा है, ठीक है? पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद इन शब्दों का जिक्र करेंगे। स्थल रूप पृथ्वी की सतह का, स्थल रूप जो है पृथ्वी की सतह का एक भौतिक स्वरूप है। भौतिक स्वरूप का मतलब है कि वो जो है, एक होता है भौतिक, है ना, और रासायनिक। भौतिक स्वरूप है, स्थल रूप जो है भौतिक स्वरूप है, उसको क्या है ना कि उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। हाँ, वही है कि आप ढक सकते हैं, पानी भर जाएगा, समुद्र का पानी भर जाएगा तो डूब जाएगा, धरती के अंदर मतलब पानी में अंदर चला जाएगा, वो अलग बात है। भौतिक स्वरूप है और लगातार क्या परिवर्तन होते रहता है। स्थल रूप लाखों वर्षों में आकार लेते हैं, मतलब बहुत जो स्थल रूप आप देखते हैं, ये जो स्थल रूप आप देख रहे हैं यहाँ पे जो मैंने बनाया है स्थल रूप, ये क्या है ना कि लाखों साल पर जो है अपना रूप लेता है, और पर्यावरण तथा जीवन के साथ इनका महत्वपूर्ण संबंध है। स्थल रूप जो है ना पर्यावरण के लिए और जीवन के लिए। तो पर्यावरण किससे बना है? जहाँ पर जीवन है वहीं पर पर्यावरण संबंध, मतलब यहाँ पर पर्यावरण तथा जीवन का संबंध जो है महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इसी अगर हम भूमि नहीं रहा तो क्या हम जी सकते हैं? कुछ भी करो, खेती करने के लिए भूमि चाहिए ही चाहिए। अब जहाँ पर मतलब खेती करने के लिए भूमि है ही नहीं, वहाँ पे खेती क्या करेगा? तो जो पानी में हो सकता है वही उसी तरह की खेती करेगा। लेकिन जो विशेष प्रकार की वैरायटी आप खेती करते हैं, जिसका आप उपभोग करते हैं, वो मिट्टी के ही माध्यम से हो सकता है। आप हर चीज़ को पानी पे नहीं उगा सकते हैं, हवा में नहीं उगा सकते हैं। तो जीवन, पर्यावरण और जीवन के साथ जो है क्या है कि स्थल रूप का महत्वपूर्ण संबंध है, और इन्हें व्यापक रूप से 3 श्रेणी में बांटा जा सकता है। पहला पर्वत में बांटा, पठार में और मैदान में। पर्वत, चलो इसको ड्रॉ करते हैं, पर्वत, पठार और मैदान। सबसे पहले पर्वत बनाएंगे ये, और पठार बनाएंगे तो कैसे, थोड़ा सा आगे जाएगा, ये पठार बन गया और ये मैदान बन गया, ठीक है। ये पर्वत हो गया, ये पठार हो गया, ये मैदान हो गया। जो सपाट भूमि देख रहे हैं जहाँ तक जाएगी वो क्या है होगी, तो ये मैदान हो। इन विभिन्न प्रकार की जलवायु क्या है कि इन स्थल रूप में जो है, इन स्थल रूपों में विभिन्न प्रकार की जलवायु, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे मिलेंगे और जीव जंतु पाए जाते हैं। मानव ने सभी स्थल रूपों के अनुसार स्वयं को ढाला है। अब मानव जो है, मनुष्य जो है, ये कितना भी विपरीत परिस्थिति हो अपने आप को ढाल ही लेता है।
तो वही बोल रहा है कि मानव ने सभी असल रूपों में, जहाँ पे बात हो पर्वत की, जहाँ बात हो पठार की, और जहाँ बात हो मैदान की, वहाँ पर तीनों जगह पे जो है मनुष्य जो है अपना जीवन जीने का जो है अपने आप को ढाल लिया है और चुनौती से लड़ने के लिए हरदम तैयार रहता है। किंतु भिन्न प्रकार के असल रूपों में रहने वाले लोगों की संख्या विश्व में भिन्न भिन्न होती है। मतलब क्या है कि किसी इलाके में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, जैसे कि अगर देखा जाए, अगर हम बांट दें इसको, तो एक छोटे से पार्ट में जो है बहुत ज़्यादा लोग निवास कर रहे हैं, इस इलाके में बहुत ज़्यादा लोग, और बाकी इधर खाली पड़ा हुआ है ना। इधर पर जी जो लोग ज़्यादा, इधर से भी अगर 2-4 कोई इधर जाता है, इधर जाता है, इधर जाता है, क्यों जाता है? क्योंकि यहाँ पर आजीविका का कोई साधन नहीं है, जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी को काट रहा है। लेकिन वो अपने जीवन में थोड़ा सुख पाना चाहता है, थोड़ा अपनी आजीविका को अच्छे से करना चाहता है, तो कमाने के लिए क्या होगा? पलायन करेगा। तो वही पलायन वाला सिस्टम के बारे में बात कर रहा है। भिन्न भिन्न होती है। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोग पर्वत से। तो पर्वत ये रहा आपका। पर्वत जो है वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ ऊंची, कुछ मतलब अधिक ऊंचे होते हैं, और इन्हें चौड़े आधार, खड़ी ढलान, है ना, कभी कहीं पर चौड़े होते हैं, इतना फैला हुआ है, कहीं पर खड़ी ढलान है एकदम, यहाँ से इस तरह से पहाड़ी देखिए खड़ी ढलान है कि नहीं, ये खड़ी ढलान आपको दिख रही है, ये खड़ी ढलान है। और क्या है, सक्रिय शिखर, मतलब यहाँ पर पहाड़ी निकला, फिर यहाँ पर से एक पहाड़ी निकल गया, अब ये क्या हो गया, सक्रिय शिखर चोटियों के रूप में पहचाना जा सकता है। और किसी का यहाँ से निकला हुआ तो यहाँ से भी पहाड़ निकल गया, अब इधर से भी ब्लॉक हो गया, इधर से भी ब्लॉक हो गया, अब तो घूम के जाना, इधर से घूम के जाना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ऐसी परिस्थिति हो जाती है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। अब जो ज़्यादा ऊंचा है वहाँ पर क्या है कि वहाँ का एल्टीट्यूड जैसे कि हाई हो जाता है, लो हो जाता है। जैसे कि देखिए एल्टीट्यूड तुम बता, समुद्र तल से किसी वस्तु या लक्ष्य की ऊंचाई, पर्वत की ऊंचाई, और एक उड़ती हुई चिड़िया अथवा उड़ते हुए हवाई जहाज की ऊंचाई का आप देखते होंगे, और ग्रह की ऊंचाई भी। अब मतलब वही बता रहा है कि एल्टीट्यूड मतलब जो ज़्यादा मतलब ऊंचा पर रहता है ना, वहाँ पर क्या दबाव कम हो जाता है, हवा का दबाव कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है कि वहाँ पर सब जो है जमने लगता है। हम हिम पिघल जाती है ना। ग्रीष्म ऋतु में वही बोल रहा है कि जहाँ पर क्या है कि कुछ पर्वत में अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं, और गर्मी ऋतु में कम तुंगता के कारण जो है कम एल्टीट्यूड होता है, और ऊपर जाने के बाद जो है एल्टीट्यूड, हाई एल्टीट्यूड जिसमें होगा उस समय क्या है कि जम जाएगा। और लो एल्टीट्यूड में जैसे कि ठंडा दिन आया है ना, अब ठंड का दिन आने के बाद, ठंड दिन आने के बाद अब पानी जम जाएगा। गर्मी का दिन था तब तक बह रहा था, है ना, पिघल रहा था हिम। जल में बदलने के बाद जो है कहाँ चला जाता है, नदियों में चला जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देखिए, आप हाई एल्टीट्यूड, लेकिन जिस तरह से गर्मी बढ़ा, है ना, इधर का बर्फ पिघलता गया, और कुछ कुछ वाला जो ऊपर में था इसीलिए बचा हुआ है, बाकी नीचे वाला सब बर्फ पिघल के नदी बन के धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, आगे जा रहा है। आप यहाँ 3 परिस्थिति देखते हैं, ये आपका पर्वतीय क्षेत्र है, ये आपका मैदानी क्षेत्र है, ये आपका मैदानी क्षेत्र है, ये आपका मैदानी क्षेत्र है, ये आपका पठारी क्षेत्र है। आप देखते हैं ये पर्वतीय क्षेत्र, ये आपका मैदानी क्षेत्र है, ये आपका पठारी क्षेत्र है। ठीक, यहीं पर यहाँ बोल रहा है कि इस आरेख में आप 3 स्थल रूप दिए गए हैं पृथ्वी में, जैसे कि पर्वत जो है बर्फ से आच्छादित है, मतलब बर्फ से ढका हुआ है, और बाईं और एक पठार है, जो कि पठार आप देखते हैं यहाँ पे पठार है। और मैं बोला था ये सपाट भूमि होती है ना, एकदम सपाट भूमि है। ये मैदान क्या है, देखिए यहाँ से ढलान वगैरह है, इसमें ढलान है नहीं, एकदम पूरा एकदम जमा हुआ है, और इसके अंदर बहुत सारा जो खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में जमा हो जाता है। क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। ठीक है, और बहुत अधिक ऊंचाई, मतलब बहुत अधिक ऊंचाइयाँ हिम पर कभी नहीं पिघलती है, ये अस्थायी रूप से हिम से ढके होते हैं। मतलब सालों भर जो है जहाँ पर बहुत सारा ज़्यादा ऊंचे पर पर्वत है, वहाँ पर जो है हाई एल्टीट्यूड की वजह से मतलब बर्फ से हर समय ढका ही रहता है, कभी मतलब बर्फ पिघलता ही नहीं है। ठीक है, अस्थायी रूप से हिम से ढके हुए होते हैं। कम ऊंचाई वाले अन्य ऊंचे स्थान जहाँ कम खड़ी चढ़ाइयाँ होती हैं, गोल आकार के शीर्ष होते हैं, और उन्हें पहाड़ी, जैसे कि आप नंदन पहाड़ का एग्जाम्पल लेंगे, मंदार हिल, मंदार की पहाड़ियाँ, पालासनाथ तो पर्वत हो गया क्योंकि उसकी ऊंचाई ज़्यादा 1000 मीटर से ज़्यादा है। और एग्जाम्पल लेंगे हम राजमहल की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। कम ऊंचाई वाले ऊंचे स्थान और कम चढ़ाइयाँ और गोल आकार के शीर्ष होते हैं, इन्हें पहाड़ी कहते हैं। मतलब इधर से जाके इधर से होगा, है ना, इधर से इधर से इधर से कम चढ़ाई है, इधर से आराम से चढ़ जाएगा इस पे, है ना, इधर से इधर से इधर से इधर पे चढ़ जाएगा, कम ऊंचाई रहेगा। लेकिन जो पहाड़ पर्वत होते हैं ये इस तरह से पूरा खड़ी चट्टान, ये जो कितना खड़ी है, कितना ढलान है। आप कुछ विशेष जानकारी हम लोग जानते, इस पर विचार करते हैं। हिम क्या है, यदि आप हिमालय क्षेत्र, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम आदि में नहीं रहते हैं तो संभव है कि आपने हिम नहीं देखी होगी। शेष भारत में अधिकांशतः जो वर्षण या वो अधिकांश वर्षण का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा है, वायुमंडल से भूमि पर किसी भी रूप में जल का गिरना वर्षण कहलाता है। वर्षा, जैसे कि वर्षा होता है, हिमपात होता है, या ओले गिरता है ना, ये सब वर्षण के सामान्य रूप हैं। वर्षा और गोले बोलते हैं ओले के रूप में होता है।
बहुत ऊंचे स्थानों पर अधिक ठंडा काफ़ी ठंडक है, तो वहाँ पर हिम गिरेगी और वहाँ पर हिम का एक नरम और सुंदर आवरण बन जाएगा। हिम और ओले का गिरना वास्तव में जल का ठोस के रूप में गिरना है। जैसे कि आप ये जो दिख रहे हैं, ये माउंट एवरेस्ट है, ये आपका माउंट एवरेस्ट, और ये क्या है, एकांगुआ गिरीश्रिंग यानी पर्वत श्रेणी एकांगुआ, ये किलीमंजारो, ये आपका ब्लॉन्क, ये कंचनजंगा भारत में है, अनाईमुड़ी ये भी भारत में है। ठीक, ये 6 विश्व के जो है, विश्व के 6 पर्वतों के चित्र हैं। विश्व के अधिकांश पर्वतों को पर्वत श्रृंखलाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जैसे कि एशिया में हिमालय है, यूरोप में आल्प्स है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज है। इनमें से कुछ श्रृंखलाएं जो है, इनमें से जो कुछ श्रृंखलाएं हैं हजारों किलोमीटर तक फैली हुई हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे, ये आपका जो है माउंट एवरेस्ट है, मतलब जो ऊपर में पढ़ा आपने, जिस तरह से हाइट है उसी के हिसाब से सबको लगा दिया गया है। ये आपका यहाँ से जाके यहाँ से कुछ होता है ना, ये आपका थोड़ा यहाँ से कुछ होता है, और उसी प्रकार ये वाला जो है, और ये आपका इस प्रकार से है कुछ, ये इतना हाइट है, मतलब इतना मीटर के हिसाब से दिखा रहा है। ये ग्राफ जो देख रहे हैं आप, ये आपका मीटर के हिसाब से, किस हिसाब से है, मीटर के हिसाब से है, मीटर के हिसाब से है ना, ये ग्राफ मीटर के हिसाब से हाइट, ये क्या नाप रहा है, हाइट है ना, हाइट को नाप रहा है। अब विश्व के 6 पर्वतों की सापेक्ष, सापेक्ष का मतलब है कि आपने सामने जो अंतर देख लिया हाइट का, वो सामने आपने देख लिया। ऊंचाई दर्शाने वाला एक रेखा चित्र है, जिसके माध्यम से आपने सभी पर्वतों को दिखा दिया। अब विश्व के 6 पर्वत दिखाए गए ऊपर से नीचे तक उनकी सापेक्षिक ऊंचाइयों को दृश्य प्रभाव देने के लिए एक साथ प्रस्तुत करता है। एवरेस्ट गिरीश्रिंग नेपाल और तिब्बत के बीच है, और कंचनजुंगा जो है भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल के बीच है। हिमालय पर्वत श्रृंखला की 2 सबसे ऊंची चोटियां शिखर है। हिमालय की पर्वत श्रृंखला की 2 सबसे ऊंची चोटी कौन कौन, तो वो एक है आपका माउंट एवरेस्ट और दूसरा है कंचनजंगा। ठीक है, सबसे ऊंची चोटियां। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है ना, एंडीज पर्वत श्रृंखला जिसका नाम क्या है, ऊंची चोटी एकांगुआ गिरीश्रिंग है। और पूर्वी अफ्रीका में किलीमंजारो गिरीश्रिंग जो पृथक पर्वत है, ज्वाला पर्वत है, जो किसी श्रृंखला से संबंधित नहीं है, एक ही जगह पे उठा हुआ है। पश्चिमी यूरोप में ब्लॉन्क गिरीश्रिंग आल्प्स का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। आल्प्स मतलब हिमालय का जिस तरह से है नेपाल, हिमालय का जिस तरह से हिमालय पर्वत श्रृंखला का जिस प्रकार से सबसे ऊंचा में से आता है आपका माउंट एवरेस्ट आता है और कंचनजंगा आता है, उसी प्रकार क्या है कि पश्चिमी यूरोप में ब्लॉन्क गिरीश्रिंग जो है आल्प्स का जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अनाईमुड़ी जो है केरल के अनाई शिखर भी कहते हैं। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा जो है गिरीश्रिंग है। दक्षिण भारत का मतलब है दक्षिण भारत के जो दक्षिण इलाके है, ईस्ट साइड में, तो यहाँ पर सबसे ऊंचा पर्वत जो है उसका अनाईमुड़ी है ना, केरल का यहाँ पे है, तो यहीं पे है पर्वत। ठीक, हिमालय जैसे ऊंचे और नुकीले चोटियों वाले पर्वत की अपेक्षा कुछ नवीन है। हिमालय जैसे ऊंचे और नुकीले चोटियों वाले पर्वत अपेक्षाकृत नवीन है, नया है, जिसका अर्थ है कि पृथ्वी के इतिहास में हाल ही में निर्मित हिमालय पर्वत जो है नया पर्वत है, किंतु फिर भी इन्हें बने हुए लाखों वर्ष हो चुके हैं। कुछ छोटे और अधिक गोलाकार पर्वत और पहाड़ियां जैसे अरावली श्रृंखला काफी पुरानी है और अपर्दन के कारण ये गोल आकार की हो गई हैं, जैसा कि हिमालय के साथ हुआ। उन्नयन और अपर्दन आज भी चल रहा है और आप इस प्रक्रिया को आप विज्ञान में अधिक पढ़ेंगे। इतना कहा जा सकता है कि विश्व के कुछ पर्वत जैसे हिमालय की ऊंचाई जो अभी आज भी बढ़ रही है। अब जो है पर्वतीय परिवेश कि वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ कैसे लोग जीते हैं, उन्हीं के बारे में चर्चा होगी। पर्वतों की ढलानों पर प्राय एक प्रकार का वन पाया जाता है जिसे पर्वतीय वन कहते हैं, और यहाँ शंकुधारी वृक्ष होते हैं। कैसे शंकुधारी वृक्ष, जैसे पाइन हो गया है ना, फर हो गया, स्प्रूस है, देवदार है आदि सामान्य रूप से पाए जाते हैं। पेड़ों की ऊंचाई अधिक होती है, सबसे अधिक ऊंचे पेड़ होते हैं, ये शंकु आकार के होते हैं, ताकि जो है यहाँ पर जो है बर्फ गिरती है और बर्फ गिरने की वजह से क्या कि इस तरह से अगर पेड़ होता है तो बर्फ गिरती है, यहाँ से गिरी यहाँ से, और धीरे धीरे बर्फ फिसलते हुए नीचे की ओर गिर जाती है। ठीक है, किस आकार की होती है, शंकुधारी वन इसलिए नाम रखा क्योंकि यहाँ पर इनका शंकु आकार होता है। इनकी पत्तियां पतली होती हैं, नोकदार होती हैं, और अधिक ऊंचाई पर पेड़ों की जगह जो है घास मॉस काई लाइकेन उग जाते हैं। अधिक ऊंचाई पर जो है पेड़ों की जगह जो है अधिक ऊंचाई पर, जहाँ पर अधिक ऊंचाई है वहाँ पर जंगल नहीं है, तो वहाँ पर क्या उगेगा, घास उगेगा, मॉस उगेगा, लाइकेन उग जाते हैं। कम से कम 1500 ईसा पूर्व जो है 1500 वर्ष पूर्व प्राचीन भारत के महान कवि कालिदास, कम से कम 1500 कालिदास महान कवि, कम से कम जो है 2500, हाँ उसी तरह से हिसाब लगा रहा है, इसको बाद में पढ़ना छोड़ो। ये जो 1500 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 1500 वर्ष पहले की बात कर रहा है, जहाँ पर हिमालय की स्तुति, हिमालय का जो है जिक्र मिलता है ना। भारत के उत्तरी भाग में जो देवता है, नदी है, पर्वतों का राजा है, जो उनका जो जिक्र मिलता है, ये दिखाता है कि हमारा जो संस्कृति है बहुत पुराना है, इतिहास जो बहुत पुराना है। यह आप हिमालय क्षेत्र में आप देख सकते हैं, पेरिग्रीन फाल्कन ये बाज है ना, पर्वतीय क्षेत्र में निवास करता है। दूसरा है हिमालय तहर है ना, ये बकरी जैसी लगती है पर पता नहीं क्या है, बकरी है या फिर एक तरह से बकरी ही लगती है। इसी प्रकार का एक दूसरा प्रजाति है, देख सकते हैं आप लोग, ये देखो आइबेक्स है ना,
ये आपका पेरेग्रीन फाल्कन है, पेरेग्रीन फाल्कन। ये आपका हिमालय तहर। दूसरा है आपका पहाड़ी खरगोश, चुमू चुमू चुमू, देखो पहाड़ी खरगोश है ये है गोल्डन ईगल है, गोल्डन ईगल। और ये आपका कैनेडियन लिंक्स है, कैनेडियन लिंक्स। ये आपका याक है, आप सब लोग देखिए, देखिए जूम कर देते हैं, ये याक है। ये आपका आइबेक्स, ये आपका ग्रे फॉक्स लोमड़ी है, ये तेंदुआ, और ये आपका भालू। तो ये कुछ पहाड़ी जीव जंतु है जिन्होंने आप लोगों ने देखा। पर्वतों में जो है ना घने वन होते हैं, बहती नदियाँ, झीलें, घास के मैदान, कंदराएं अनेक प्रकार के जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं, जैसे कि आप गोल्डन ईगल, पेंग्रिन फाल्कन, कैनेडियन लिंक्स, हिम तेंदुआ, आइबेक्स, हिमालयन तहर, पर्वतीय खरगोश, याक, ग्रे फॉक्स, है ना, भालू आदि बहुत से प्राणी हैं निवास करते हैं। हिमालय से निकलने वाली भारतीय नदियों में गंगा सबसे विशालता में सबसे लंबी है ना, 2500 किलोमीटर। और इनमें बहुत नदियाँ मिलती भी हैं, जैसे यमुना है, घाघरा है ना। अन्य नदियाँ भी है, सोन है, गंगा है, सोन नदी है, गंगा के मैदान के दक्षिणी क्षेत्र में पड़ने विंध्याचल पर्वत से निकलती है सोन नदी। आप देखिए यहाँ पे। अब पर्वतीय क्षेत्र में खेती कैसे होता है, यहाँ पर आप ढलान वाला इलाका देखते होंगे, यहाँ पे देखिए, ये थोड़ा सा और कर देते हैं। ये जो आप ढलान वाला क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, ये खेत का पानी यहाँ पहाड़ से उतरा पानी अब दूसरे खेत में जाएगा, फिर तीसरे खेत में जाएगा। ये आप देख रहे हैं, ये जो खेती हुआ है ये पर्वतीय क्षेत्र में हुआ है, धान की खेती हुआ है ना। उत्तरी भारत में सीढ़ीदार वेदिका कृषि हो रहा है, इस तरह से होता है उत्तरी भारत में। ठीक, पर्वतीय जीवन कैसा होता है, पर्वतीय भूभाग सामान्य रूप से खड़े ढलानों के साथ ऊबड़ खाबड़ और नीचे ऊंचे नीचे होते हैं, इसीलिए कुछ ही घाटियां, है ना, कुछ ही घाटियों से नियमित रूप से वह कृषि की जाती है। ढलानों पर वेदिका वेदिका कृषि अर्थात ढलानों की भूमि को काटकर सीढ़ीनुमा स्थान पर कृषि करना एक प्रचलित प्रथा है। विश्व भर के अनेक पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि की जगह पशुपालन को अधिक महत्व दिया जाता है। पर्यटन और पर्वतीय लोगों के लिए आय का महत्वपूर्ण साधन क्या है, पर्यटन। पर्वतीय लोगों के लिए आय का प्रमुख साधन क्या है, पर्यटन। जम्मू कश्मीर में लोग ज़्यादातर जो है लोग घूमने जाते हैं, है ना, अमरनाथ, केदारनाथ। और उधर क्या है, एक बहुत सारी घाटी है ना, मैदानी इलाका है, पेड़ पौधे हैं, वहाँ पर जाते हैं लोग, बहुत ही सुकून से मैदान में लेटते हैं, सो जाते हैं, आनंद लेते हैं, घूमते हैं, वीडियो बनाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं। तो वहाँ पर जो लोग निवास कर रहे हैं उनका जो जीवन यापन का जो प्रमुख स्रोत है वो पर्यटन लोग। जैसे हम लोग वहाँ जाएंगे, खाने के लिए कुछ चाहिए, है ना, रात को रुकने के लिए कुछ चाहिए, तो हम लोग वहाँ पे क्या होगा, रात को रुकने के लिए वहाँ के लोगों के घरों में निवास करेंगे, है ना, उन्हें कुछ पैसे देंगे, उन लोगों को बोलेंगे मेरे लिए खाना बना दीजिए, है ना, हो सके मैं आपको कुछ जो भी सेवा होगा आपको देंगे। तो पर्वतीय लोगों के लिए आय इनकम जो होता है, पैसा दे देंगे, 500 दे देंगे, 1000 दे देंगे, है ना। तो ये जो है वहाँ पर जाने के बाद पर्यटन के लिए जो है पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन ही प्रमुख आय का स्रोत है। और पर्वतों को सुरक्षित, मतलब पर्वतों की जो स्वच्छ हवा है, जैसे कि हम लोग क्या है ना अभी जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं उस इन्वायरमेंट में फैक्ट्री फैक्ट्री भरा हुआ है। अब अचानक से इस तरह से मतलब वहाँ पर इतनी भी आता है तो मतलब नहीं है कि पूरा भर ट्रैफिक से भर जाता है, वैसा नहीं है। वहाँ पे एक बार में कभी कभी लोग जाते हैं तो कुछ कुछ गाड़ियाँ ज़्यादातर चलती हैं, रेगुलर गाड़ियाँ नहीं चलती हैं, कुछ सीमित मात्रा में चलती है। इसकी वजह से क्या है, कम पॉल्यूशन होता है। तो कुछ कुछ जो है ना अपना इलाका ऐसा बना के रखना चाहिए जहाँ पर क्या है कि वहाँ पर जाकर अपने आप को जो है शांति अनुभव दे सकें, है ना, थोड़ा सा रिलैक्स फील हो, ऐसा ऐसा स्थान बना के रखना चाहिए। और हमारे देश में अगर ऐसी इस जगह है तो उसको स्वच्छ और सुंदर बना के रखना चाहिए। क्योंकि आप जहाँ रहते हैं वहाँ तो आप जो भी कर रहे हैं वो तो गंदा हो ही रहा है, लेकिन कुछ पल की शांति के लिए अगर आपको दिन भर के काम जिंदगी भर मतलब साल भर अपने काम किया, लेकिन आप चाहते हैं कि कुछ कुछ एक महीने घूम के आएँ या फिर सफ़र करके आएँ, घूमने जाएँ, थोड़ा टहलें, थोड़ा आनंद लें, जीवन का आनंद लें, तो आपको क्या करना चाहिए। तो वैसे इलाके जैसे ये जम्मू कश्मीर हमारा है, उत्तराखंड है, जहाँ पर घूमने के लायक है, नदी का संगम स्थल होता है, वहाँ पर भी वो सब स्थल जहाँ पर भी आप देखते हैं कि जलप्रपात है, आप लोग घूमने जाते हैं, बहुत सारा प्लास्टिक का वेस्ट वहीं पे छोड़ के चले आते हैं। इससे क्या होता है ना कि वहाँ पे बहुत इन्वायरमेंट खराब हो जाता है, जिस वजह से धीरे धीरे पर्यटक वहाँ उनसे वो वहाँ उस इलाके से उनका मन उठ जाता है, फिर दूसरे इलाके में चले जाते हैं। तो इसे ध्यान रखना है ना। और क्या करने जाते हैं, तो मनोरम प्राकृतिक दृश्य सभी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। कुछ पर्यटक होते हैं जो पर्वतों पर साहसिक खेलों के लिए भी जाते हैं, जैसे स्काइंग हो गया है ना, किसी बड़ी पहाड़ी पर चढ़ गया और वहाँ से एकदम उतर गया, एकदम पैराग्लाइडिंग, हाइकिंग करने चला, पर्वतों पर चढ़ने जाता है, पर्वतारोहण देखो, पर्वतारोहण करने जाता है, पैराग्लाइडिंग है। अनेक शताब्दियों से लोग पवित्र स्थलों की तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पर्वतों की यात्रा करते रहे हैं, परंतु बहुत सारे पर्यटकों के एक साथ आने से पर्वतों के पर्यावरण पर दबाव पड़ता है, प्राय सही संतुलन बनाए रखना कठिन हो जाता है। ये सही बात है। बचेंद्री पाल ने बहुत कम आयु में ही जो है पर्वतारोहण प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने अनेक महिलाओं के द्वारा किए गए पर्वतारोहण अभियानों का नेतृत्व किया। बचेंद्री पाल 1984 में एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट पर जो है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी और बनी थी, और इसके लिए उन्हें पद्मश्री 1984 में, पद्म भूषण 2019 में मिला। अरुणिमा सिन्हा जब 22 वर्ष की थी तब उन्हें एक दुर्घटना से उनका एक पैर कट गया था, और बचेंद्री पाल के प्रोत्साहन से उन्होंने प्रोत्साहन प्रशिक्षण से 2013 में उन्होंने क्या है एवरेस्ट गिरीश्रिंग पर चढ़ाई की। उसके बाद उन्होंने अंटार्कटिका के विंसन गिरीश्रिंग सहित सभी महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर भी चढ़ाई की, और इसी उपलब्धि के लिए भारत सरकार जो है 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया। आप देखिए वहाँ पर जो चुनौती है, आप पर्वतीय क्षेत्र में निवास करते हैं तो आप उनकी चुनौतियों के बारे में भी जान लीजिए।
जैसे कि बरसात का सीजन आने से पहले आपको ध्यान रखना है कि वहाँ से कल्टी मार लेना है, क्योंकि जैसे बरसात का सीजन आता है वहाँ पे बादल फट जाते हैं, अचानक से क्या हो जाता है, बाढ़ आ जाता है ना, भूस्खलन हो जाता है, धरती धस जाता है, मतलब भूमि धस जाता है अचानक से पूरा पहाड़ से, रोड वगैरह सब टूट जाता है, आवाजाही बिल्कुल ठप हो जाता है, अब फंस जाते हैं। तो ये चीज़ हो जाता है, ये चीज़ क्या क्या है, वो चुनौती है, वो चुनौतियों के बारे में भी आपको जानना चाहिए। आकस्मिक बाढ़ हो जाता है, स्थान पर अकस्मात जो है बाढ़ आ जाता है। ऐसा कैसे होता है, तो बादल फटने से होता है। भूस्खलन भूस्खलन पर्वतीय भूखंड के बड़े भाग का जो है चट्टान का अकस्मात टूटकर गिर जाना, जिससे कि अचानक से इस पर दबाव, मिट्टी गीला हुआ, दबाव पड़ा, भूमि के साथ ही जो है नीचे चला गया, है ना, टूट के गिर गया नीचे। हिमस्खलन, जिस तरह से आप देखते हैं कि अचानक से भूमि टूटता है, उसी तरह से बहुत बड़े मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ये हिम जमा हो जाता है, और अचानक से ज़्यादा वजन होने की वजह से क्या है कि टूट के गिर जाता है। पर्वत से अकस्मात हिम का गिरना, हिमपात अथवा चट्टानें टूट कर गिरना ऐसा प्रताप होता है जब हिम का पिघलना आरंभ हो जाता है। जब हिम बर्फ पिघलने लगता है तो अचानक से बर्फ पिघला और पूरा बर्फ जो है एक साथ पूरा लपेट दिया, सबको गिर गया, है ना। और जो उसके सामने चपेट में आएगा, और जब पर्वत से कोई चीज़, जैसे कि आप किसी ऊंचे स्थान से कोई वस्तु गिराते हैं तो उसकी गति धीरे धीरे बहुत तेज हो जाती है, तो वही भले आप उस समय में देखने की नहीं कुछ नहीं होगा, लेकिन जो जो उसकी रफ्तार बढ़ती है ना, उस रफ्तार की वजह से पूरा लपेटते हुए चली जाती है। जो सामने आया उसको लपेटते हुए आगे बढ़ गई और उसको वहीं दबा दिया। अगर वो नहीं बच पाया उससे तो वो वहीं दब गया, फिर निकल भी नहीं पाएगा, वो वहीं दब जाता है। और क्या है कि पर्यटकों का अनियंत्रित रूप से आ जाना, जैसे कि अचानक से क्या होता है ना कि गर्मी छुट्टी है भाई, चलो घूमने चलते हैं, कहाँ चलेंगे, कश्मीर चलेंगे, है ना। तो कश्मीर के लिए रवाना हो गया सब। अब अचानक से इतने सारे पर्यटक आ गए, गाड़ी वगैरह रखने के लिए, भोजन वगैरह के लिए, पूरा आवाजाही शुरू हो गया एकदम पूरा। पहले तो एक भी नहीं था, अब अचानक से गाड़ियों का एकदम लंबी कतार लगी हुई है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, पर्वतों पर चढ़ रहे हैं। अचानक से ये भीड़ इतनी मतलब बढ़ गई है कि थोड़ा संभालना मतलब वहाँ के वातावरण के लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। उसी प्रकार आप देखेंगे ये हिमस्खलन हुआ है, एवलांस हुआ है। देखिए कितना बेजोर, जैसे ऊपर से गिरा, नीचे से गिरा, बम जैसा होता है, विस्फोट जैसा एकदम, और ये आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं कि यहीं रुक जाएगा, वो तेजी से आगे बढ़ेगा और जो सामने आएगा सबको लपेट देगा ये। अब भारी हिमपात, इतना सारा बर्फबारी हुआ ना, इतना बर्फ गिरा ना कि पूरा छत में भर गया है, पूरा घर तक भर गया है। देखिए घर भी यहाँ पे दब गया है। बादल फटेगा, देखो बादल कैसे फटता है, देखो यहाँ पे बादल आपस में टकराया, बादल फट गया। अब ये जो बादल भारी हो गया है, भारी हो गया तो सीधा क्या है, जो आसपास का इलाका है वहीं पे गिर जाएगा अचानक से पानी, है ना। अब पूरा यहाँ पे बारिश होने लगेगा। अब ये है ठंडा मौसम। ठंडा मौसम में लोग पूरा स्वेटर वगैरह पहने हुए हैं, पूरा कांप रहे हैं। तो इस तरह का सिचुएशन कैसे होता है, इस तरह का सिचुएशन जो है आपका, इस तरह का सिचुएशन आप देखते हैं जब बहुत ज़्यादा ठंडा का मौसम होता है। और पर्वतीय जीवन जो है कई सकारात्मक पक्ष हैं, शुद्ध वायु और मनोरम दृश्य, प्राकृतिक और मानव निर्मित दो तरह की कठिन चुनौतियों का भी सम्मिलित है, और जिनमें से कुछ चित्रों को चित्रित दर्शाया गया है। आज का वीडियो पर्वतीय क्षेत्र तक ही रखते हैं, और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है पठार को लेंगे।